सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। वे एक छायावादी कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे। उन्होंने वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, सुली, कला और बूढ़ा चांद जैसी कविताएं लिखी और उनमें से उनकी एक कविता भी थी ग्रामश्री। ठीक है, ग्रामश्री कविता में उन्होंने गांव की प्राकृतिक सुषमा और बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर दूर तक फैली हुई लहलहाती फसलों का वर्णन है। फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा के सुंदर पानी, गंगा की सुंदर रेत का उन्होंने वर्णन किया है अपनी इस कविता में। वो क्या कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोई हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी किसी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। बेटा वो कहते हैं ग्रामश्री कविता में इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर कविता का वर्णन किया है। उन्होंने बोला है गांवों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और सुबह जब इस गांव में ओस की बूंदें गिरती हैं तो सूर्य उदय होने के बाद इस सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो जो सारा वातावरण है वो क्या होता है, झिलमिला उठता है, चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। जब गांवों में चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, बहुत ही सुंदर हरे हरे रंग के, और उन पर जब ओस की बूंदें गिरी होती है, रात को ओस की बूंदें गिरती हैं और सुबह जब सूरता है तो सूरज की किरणें उस बूंदों पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि सारा वातावरण क्या हुआ है, चमक उठा है और उस हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए युग हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार क्या हो रही है, चली जा रही है। बिल्कुल मोती के जैसी वो ओस की बूंदें चमक रही हैं। उनके स्थित हरा रंग साफ झलक रहा है क्योंकि वो कैसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। आप उनके आर पार आसानी से देख पा रहे हो तो सूर्य की किरणें भी चांदी के समान दिखाई दे रही हैं, हरियाली भी साफ झलक रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले रंग का जो आकाश है वह खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तलाक गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा झाक रही नीलम की कली तिसी नीली। वो पंक्ति, इन पंक्तियों में सुमित्रानंद जी पंत कह रहे हैं कि फसलों से लदी हुई धरती का बड़ा ही उन्होंने सुंदर मनोरम वर्णन किया है, रोमांचक ढंग से किया। उन्होंने कहा है खेतों में जो और गेहूं की जो फसलें हैं वो उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अरहर, अरहर पता है ना, अरहर की दाल बोलते हैं, और सनई के खेतों में ऐसी लग रही है फसलें जैसे किसी ने वहां पर सोना उगा दिया हो, सोना स्वर्ण, गोल्ड, सोना उगा दिया हो। ठीक है, एक सुंदर सी ऐसी लग रही है कि एक सुंदर सी धरती रूपी युवती है जो अपने कमर पर क्या बांध रखा है, उसने कमरबंद, एक सुंदर सा गहना होता है बेटा सोने का और उसे बोलते हैं कमरबंद, जो कमर में बांधा जाता है। तो अरहर और सोने सनई के खेतों के कारण अरहर के भी फूल कैसे होते हैं, पीले होते हैं, ठीक है ना, और सोना कैसा होता है, पीला होता है, और सनई की भी जो फसल होती है वो भी पीले कलर की होती है, येलो कलर की होती है। तो ऐसा है कि धरती की कमर पर किसी ने सोने का कमरबंद बांध दिया है और हवा के चलने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण लग रहा है। फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में खुशबू आ रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए टिसी के नीले फूल, टिसी एक प्रकार का बेटा फूल होता है, ठीक है, और उसकी खुशबू बहुत ही अधिक सुंदर होती है, नीले रंग का एक जो देखने से बहुत ही सुंदर लगता है। वो उसको देखते हुए धरती अपना
अपनी शोभा बढ़ा रही है। बहुत ही धरती कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर, सनई के फसलों के कारण, सरसों के पीले फूल के कारण धरती का सौंदर्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है धरती का सौंदर्य, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही साकिया, मटर खड़ी, मखमली पेड़ों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूल फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन जी ने रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है कि किस प्रकार रंग बिरंगी तितलियां सुंदर फूलों पर क्या कर रही हैं, मंडरा रही हैं। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल क्या है, हंस रही है, जैसे कोई धरती की कोई सहेली है और सच धज कर धरती से मिलने आई है। सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगी है। अब क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो कवि हैं, उन्होंने धरती की जो सहेलियां हैं उन्हें किसे बताया है, फसलों को बताया है। ठीक है, सहेलियां किसे बताया, फसलों को, अरहर की फसलों को, सनई के फसलों को उनकी सहेलियां बताया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सर धरकर उनके बीच में आकर खड़ी हो गई है। रंग बिरंगी तितलियां भिन्न भिन्न फूलों पर मंडरा रही हैं, जैसे सरसों के फूल खिले हुए हैं, अरहर के फूल खिले हुए हैं, के फूल खिले हुए हैं, किसी रंग के नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, तो उन पर रंग बिरंगी तितलियां क्या कर रही हैं, मंडरा रही है। दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे मानो खुद फूल ही उड़ उड़कर दूसरे फूलों तक क्या कर रहा है, जा रहा है। इस तरह की पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। गांव की हरी का, गांव की धरती का, गांव के खेतों का, उसकी फसलों का, कि किस प्रकार से वहाँ की फसलें खिल उठी है, किस प्रकार से वहाँ पर फसलें उग रही हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, सरसों के फूल है, अरहर के फूल है, अरहर की खेती है, सनई की खेती है। और उन खेतों को लहलाते देखकर उनका मन क्या हो रहा है, बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस करवा रहे हैं। कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। अब रजत स्वर्ण मंजियों से लद गई आम तरू की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, जो हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुखलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली। अब कवि ने ग्राम श्री कविता में कहा है, वसंत ऋतु का वर्णन किया है उन्होंने, सब तरह का वर्णन कर दिया उन्होंने, खेतों की लहलाती फसलों का, गांव की धरती का और गांव की हरियाली का। धरती को उन्होंने क्या बताया, एक सुंदर सी युवती बता दिया है, और उसकी फसलों को उसकी सहेलियां बता दिया। और अब इसी के साथ वो गांव की धरती पर, खेतों पर क्या हो जाता है, जब वसंत ऋतु आता है तो उसका ही बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो कवि कहते हैं कि आम की पेड़ों पर जो डालियां हैं वो वसंत ऋतु के आने पर चांदनी रंग की कलियों से लग चुकी हैं। पतझड़ के कारण सारे पीपल के पेड़ की पत्तियां क्या हो रही थी, झड़ रही थी। इन सबसे कोयल जब वसंत ऋतु आई है तो इन सबसे, सॉरी बेटा एक मिनट, पतझड़ आने के कारण ढाक और पीपल की पेड़ की पत्तियां क्या हो गई थी, झड़ रही थी। परंतु अब वसंत ऋतु के आने के कारण सारी कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में बहुत ही सुंदर खुशबू फैली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, खेतों की फसलों में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, इस प्रकार की सब्जियां उग चुकी हैं और उन्हें देखने से बहुत ही सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। बेटा वसंत ऋतु अधिकतर फरवरी और मार्च के महीने में आती है और उससे पहले पतझड़ आती है। तो पतझड़ में क्या होता है कि सारी फसलों के पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। परंतु जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु में आकर नए नए पत्ते खिलने लगते हैं, नए नए पत्ते उन पर आ जाते हैं। ठीक
ठीक है, नई नई सब्जियां उग जाती है। जैसे कि अभी सुमित्रा नंदन पंत जी ने पंक्तियों में बताया कि किस प्रकार कई प्रकार के फल और सब्जियां उग चुकी है, लेकिन कब उगी हैं? वसंत ऋतु के समय में। ठीक है, उन्होंने सब्जियों के नाम भी बताए कि वसंत ऋतु में ये सब्जियां बहुत अधिक उगती है, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। ठीक है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली सी तरु की डाल जड़ी। लहले पालक, महमै, धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपच, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, फिरते जल में सुरखा, पुलिन पर मगरैठी रहती सोई। बसंत ऋतु होने के कारण अमरूदों के पेड़ों पर जो फल है वो क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं, और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि अमरूद क्या हो गए हैं? पक गए हैं और पककर मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल भी पूरी तरीके से पक चुके हैं और आंवले के फल से डाल ये लदी हुई है। जैसे किसी ने गहनों में मोतियों को जड़ दिया हो। पालक पूरे खेत में लहला रहे हैं, धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। सेम की लताएं पूरे खेत में सेम की लताएं सेम की लताएं पूरे खेत में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं। उन्होंने क्या वर्णन किया है? सारी सब्जियों का वर्णन किया है, फलों का वर्णन किया है, अमरूद का वर्णन किया है, बेर का वर्णन किया है, आंवले का वर्णन किया है, पालक का वर्णन किया है, धनिया का वर्णन किया है। कब कौन सी ऋतु में वर्णन किया है? बसंत ऋतु में वर्णन किया है। यह जो कविता है बेटा, यह पूरी कविता गांव के सौंदर्य के वर्णन को दर्शाती है कि गांव में किस प्रकार के खेत होते हैं, किस प्रकार की फसलें लहलाती हैं, उसमें कौन कौन से फल और सब्जियां उगती हैं। इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब वो इसकी बात वसंत ऋतु में लहलाती फसलों के बाद करते हैं गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन। कवि सुमित्रा नंदन जी ने गंगा के किनारे रेत की टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से फैली हुई है, जो मेड़ बोलते थे ना, टेढ़ी मेढ़ी मेड़। जैसे गंगा के किनारे कोई छोटी सी पतली सी मेड़ बनी हुई है जिस पर लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी की लहरें जब उस मेड़ पर आती हैं और वापस उस मेड़ से चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांप उस रेत के ऊपर चलकर गया हुआ हो। लहरों का निशान इस प्रकार से उसके ऊपर बन जाता है जैसे कि कोई सांप उसके ऊपर से चलकर गया हुआ हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें भी रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती होती है वहां पर, और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और गंगा के किनारे के जो खेत होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गंगा के किनारे की खेती में जो तरबूज की पैदावार होती है, क्योंकि वहां पर गंगा का पानी जाता है, और वहां के जो गंगा के किनारे के तरबूज होते हैं वो बेटा बहुत ही अधिक मीठे होते हैं। ठीक है, और वहां पर जो अनेक प्रकार के सुरखाब नामक पक्षी, बत्तख इस प्रकार के तैर रहे हैं, वो तैरते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अंत में सुमित्रा नंदन पंत जी अंतिम पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शान निज शोभा से हरता जन। उन्होंने अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति, प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वे इस तरह से चमक उठती है कि मानो बहुत ही खुशी से झूम रही है और वहां पर सोने की पैदावार हो रही हो। फसलें ऐसे वहां पर सोना उग रहा हो, सोना मतलब गोल्ड, स्वर्ण, यह उग रहा हो। कवि को यह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और जब सर्दी की रातों में और सर्दी के दिन में जब वहां पर सूर्य की किरणें बिखरती हैं तो तब वहां का दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे आकाश में
नीले रंग की चादर ओढ़ ली है और शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति होती है, जिससे गांव के सभी प्रभावित होते हैं। उन्होंने बेटा यही वर्णन किया है कि किस प्रकार से गांव में फैली हुए जो खेत है, फैली हुई जो हरियाली है वो कैसी लगती है। बहुत दूर दूर तक फैली हुई हरियाली मखमल के कोमल कालीन के जैसी लगती है और उसके ऊपर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसी लग रही है, जो उसकी बूंदें पड़ी हुई है वहां पर, वो ऐसी लग रही है जैसे उन खेतों पर किसी ने सारी चांदी बिखेर दी है। जो तिनके वहां पर पड़े हुए हैं तन पर, ऐसा लग रहा है उन्हें हम साफ तौर पर देख सकते हैं उसकी हरियाली को, कि उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस पर सोना बिखेर दिया है। धरती ऐसी लग रही है जैसे उस धरती पर किसी ने उसकी कमर पर सोने का कमरबंद बांध दिया है, और अरहर और सनई के खेतों की जो फसलें हैं वो ऐसी लग रही है जैसे उसकी सखियां हैं, है ना, और सखियां आपस में मिलकर लहला रही हैं, झूम रही हैं। उन फसलों पर खेतों में खड़े खेतों में जो हरी हरी मटर खड़ी हैं और रंग बिरंगे फूल हैं, उन पर तितलियां रंग बिरंगी मंडरा रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। आम के, पीपल के, ढाक के, कटहल के, जामुन के, झरबेरी के, आड़ू के, नींबू के, दाड़ेम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, इन सबकी जो फसलें हैं बहुत ही अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है और ऐसी लग रही है कि जैसे उन्हें पर कोई अपना सुंदरता बिखेर रहा हो। उनके सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। और अमरूदों में जो लाल लाल निशान पड़ गए हैं वो अमरूदों के पकने और मीठे होने की निशानी है। बेर भी पक चुके हैं, सुनहरे रंग के वो हो चुके हैं, और आंवले की जो डाली है वो भी लदी हुई है, आंवले से बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन पर गहने पहना दिए हो। पालक लहलहा रहा है, धनिये की फसल से सारे वातावरण में खुशबू फैली हुई है। और इसी बात उन्होंने जब गंगा के बहते हुए जल का वर्णन किया है तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा के किनारे की जो मेड़ बनी हुई है और गंगा की लहरें जब उस मेड़ पर आती हैं और वापिस चली जाती हैं, तो जब सूर्य की किरणें उस मेड़ पर पड़ती है तो वो ऐसी लगती है जैसे कि कोई सांप वहां पर रेंग कर गया हो। वैसी वो अपनी छाप छोड़ जाती है कि कोई सांप वहां पर रेंग कर गया हो। और बेटा जो गंगा के किनारे के तरबूज होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहां की जो खेती होती है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। वहां पर गंगा के किनारे पर तैरते हुए पक्षी जैसे सुरखा, बत्तख, पुलिन, इस तरह के जो पक्षी हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और अंत में इसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव की हरियाली का अंतिम पंक्तियों में वर्णन करते हुए कहा है कि हसमुख सी हरियाली को देखकर अलसाए हुए सोए हुए लोगों को भी क्या हो जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, जाग जाते हैं वो भी। जब तक सपनों में खोए हुए होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सारा नीला आकाश उन पर क्या कर रहा है, अपनी छाया बिखेर रहा है और सभी लोगों का मन हर रहा है। इस मनमोहक दृश्य को देखते हुए सभी लोग बहुत अधिक क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सभी लोगों को बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। ओके क्लास 9।